खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छुटपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सोमवार को देर शाम अचानक सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भराड़ीसैंण पहुंचे थे। मंगलवार सुबह उनके द्वारा भराड़ीसैंण में प्रातःकाल भ्रमण के दौरान विधानसभा भराड़ीसैंण में जिलाधिकारी चमोली सहित अन्य अधिकारियों से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित विकास कार्यों और इस वर्ष की यात्रा और जनपद चमोली से संबंधित अन्य विकास और जन कल्याण के कार्यों के विषय में जानकारी ली गई। अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देश दिए गए। वो स्थानीय सालकोट गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियों के चलते निर्वाचन विभाग द्वारा उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान शराब और नकदी के अवैध प्रलोभन को रोकने के लिए एक्शन मोड पर कार्य किया जा रहा है। इस बात पर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा है कि जनपद स्तर पर 10 स्टैटिक टीम्स को तैनात किया गया है जो कि 24 घंटे काम करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 8 फ्लाइंग स्क्वाड भी 24 घंटे तैनात रहेंगी और शराब के प्रलोभन के लिए लिकर मॉनिटरिंग टीम भी तैनात की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सही ढंग से निर्वाचन की कार्यवाही को संपन्न कराने के लिए जनपद स्तर पे 10 स्टैटिक सर्वेलांस टीम तैनात किया गया है जो 24 घंटे कार्य करेंगे। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड का संख्या भी 8 निर्धारित किया गया है जिनको भी 24 घंटे के लिए तैनात किया जाएगा। साथ में लिकर के सेल्स को देखने के लिए लिकर मॉनिटरिंग टीम भी तैनात किया जाएगा और जो अतिरिक्त व्यय खर्चे के लिए जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी जो है जनपद में तैनात किए गए जो भी सभी कार्यों का प्रभावित। हाल ही में अल्मोड़ा के मौटसुला में हुए भीषण सड़क हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ऐसे हादसे दोबारा न हो पाए इसके लिए परिवहन विभाग एक्शन मोड में कार्य कर रहा है। उत्तराखंड के उप परिवहन आयुक्त राजीव कुमार मेहरा ने कहा है कि इस दुर्घटना की जांच के लिए इसके साथ लीड एजेंसी को टीम दुर्घटना स्थल पर गई थी। उन्होंने आगे कहा कि इस मार्ग के साथ क्षतिग्रस्त हुई बस का भी निरीक्षण किया और अब इसका विश्लेषण कर भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं के बचाव के लिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी। देखिए, जो मरचुला की दुर्घटना बड़े दुखद घटना है और इसमें 36 लोगों की जान इसमें गई है। तो इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से लीड एजेंसी वहाँ गई थी। उसमें मैं गया था और साथ में हमारे जो सहायक निदेशक परिवहन है, सहायक निदेशक आपके जो है लोक निर्माण विभाग के हैं और सहायक निदेशक हमारे जो है पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, वो सभी लोग वहाँ पर गए थे और हमने वहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। हमने वाहन का भी निरीक्षण किया, जो सड़क की स्थिति उसका भी निरीक्षण किया। अब निरीक्षण करने के बाद हम सारी जो डाटा है उसका सम्यक विश्लेषण कर रहे हैं और सम्यक विश्लेषण करने के बाद ही हमें जान पाएंगे कि दुर्घटना का वास्तविक कारण क्या है और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या सुरक्षात्मक उपाय कर सकते हैं। काशीपुर में कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर उनको नमन कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में इंदिरा गांधी को विशेष रूप से याद रखा जाता है। उनकी महानता इतनी थी कि विपक्ष के नेता होते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा का अवतार की संज्ञा दी थी। एक तेज तरार, तीव्र, निर्णायक क्षमता और लोकप्रियता ने यहाँ पर इंदिरा गांधी को देश और दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। आज महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ हमारे नवकृष्णा कांग्रेस भवन के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी के रूप में जाना जाता था और उन्होंने देश नहीं बल्कि विदेश में भी जो अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया वो एक सराहनीय कार्य था। और आज हमारे देश के अंदर जो भी कुछ हो रहा है या है, आज उन्हीं का देन है कि जो हमारा देश इतनी आगे गति से बढ़ रहा है। और आने वाले समय में हम यही चाहेंगे कि जो भी
हमारे देश के नेता हों, वो उन्हीं के जिस तरीके से उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया, वो भी उसी तरीके से देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गांधी परिवार एक ऐसा परिवार रहा है जिन्होंने देश के अंदर बलिदान दिया है और देश के अंदर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आज हम उस परिवार को नमन करते हैं और हम बार बार श्रद्धापूर्वक से जयंती मना करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर ऐसे ही नेता हों जो देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। जो गरीबी थी वो खत्म करने का नारा उन्होंने दिया, गरीबी हटाओ। किस तरह से उन्होंने देश को उस समय ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ाया, किस तरह से रशिया के साथ उन्होंने संधि करके ऐसे ऐसे हथियार लिए। तो ये सब हमारे लिए प्रेरणादायक विषय है। और अगर हम पढ़ें इंदिरा गांधी के विषय में और जाने इंदिरा गांधी के विषय में, तो हमें तब हम सीखेंगे। आज की बातों में कुछ नहीं है, वो कथनी में नहीं करनी में विश्वास करती थी। और आजकल के जो समय है वो कथनी अधिक है और करनी नहीं है। तो आज के दिन हम उनके जन्मदिन के दिन सबको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उनको याद करते हुए हम अपने आप से शपथ लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्गों पर हम चलेंगे। उत्तराखंड प्रदेश के कर्मठ और जुझारू नेता अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तराखंड प्रदेश में हमारी इस हिंदुस्तान की, इस भारतवर्ष की आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी अलग व्यक्तित्व वाली नेत्री थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बाल्यकाल से ही सक्रिय रूप से भाग लिया था। वो भारत की 4 बार प्रधानमंत्री रही। इस दौरान उन्होंने समाज के वंचित और गरीब तबके को भारत की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के केंद्र में रखा। आम जनता के हित के लिए 1969 में उन्होंने साहसिक कदम उठाते हुए बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था। भारत को परमाणु शक्ति बनाने का कार्य भी 1974 में उनके ही नेतृत्व में किया गया था। आज भारत की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री इंदिरा जी की जयंती है। उनकी जयंती पे हम उनको याद कर रहे हैं सारे कांग्रेस जन। इंदिरा जी भारत की पहली प्रधानमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से भारत की एकता, अखंडता, गरीबों के लिए जिस तरह से उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं की, चाहे वो गरीबी हटाओ थी, चाहे बांग्लादेश का निर्माण था, चाहे वो 1967 का चाइना को सिक्किम के पीछे धकेलना था, चाहे सिक्किम को भारत में मिलाना था। जिस तरह से इंदिरा जी का एक नए भारत के निर्माण में योगदान है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस तरह की महान जो महिला प्रधानमंत्री रही है, विश्व के इतिहास में बहुत ही बिरला है। तो सब भारतवासी और साथ में कांग्रेस जो उनका सम्मान करते हैं, उनका मान करते हैं। आज उनको उनकी जयंती पे देहरादून के वसंत विहार में ज्योतिष पीठ की शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट भले ही सर्दियों में बंद हो जाते हैं, लेकिन दूसरे स्थानों पर शीतकालीन पूजा जारी रहती है। ऐसे में श्रद्धालु शीतकाल में भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो पिछले साल से यात्रा अपने स्तर पर शुरू कर चुके हैं। इस बार भी 16 दिसंबर से शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में धार्मिक आस्था के 108 स्थान चिन्हित कर उनकी यात्रा शुरू की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग 4 धाम यात्रा की यहाँ पर सीमित लोगों को आने देने की बात कहते हैं, वो गलत है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग यात्रा पर आएंगे, उतना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। राज्य के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। पिछले बार से ही शुरू कर दी थी और इस बार भी पौष कृष्ण प्रतिपदा से 16 दिसंबर से हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी।
हाँ जी, उसका जो रूप है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री, तो मतलब उन्हीं का जो शीतकालीन स्थान है, उन्हीं स्थानों में जाएंगे। मकसद ये है कि एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है हिंदू समाज में, वो विशेष करके हो गई है वहाँ के लोगों की शब्दावली के कारण और मीडिया रिपोर्टों के कारण। आप लोग ये प्रचार करते हैं, पूरे देश में समाचार देखते हैं कि पट बंद हो गए, तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है। तो ये भ्रांति है, केवल ग्रीष्मकालीन स्थान पर बंद हुआ है, शीतकालीन स्थान पर डोली आकर के वहाँ पूजा होती रहती है, वहाँ दर्शन होता रहता है, पुण्य वही मिलता रहता है। तो ये जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है लोगों के मन में कि 6 महीने ही दर्शन पूजन होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, उसको तोड़ना हमारी यात्रा का उद्देश्य है। पुलिस अधीक्षक काशीपुर कार्यालय में पुलिस ने जनपद में संचालित एक बड़ी अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध असला और असला बनाने के उपकरण के साथ एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा करते हुए उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि लंबे समय से गदेपुर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित ये असला फैक्ट्री में अवैध असला बनाकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था और अवैध असले को ऊंचे दामों में बेचा जा रहा था। पुलिस सूत्रों से जब पुलिस के आलाधिकारियों को पता चला तो उन्होंने इस पर क्षेत्र अधिकारी बाजपुर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को गठित किया। गदेपुर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस ने उक्त अवैध असला फैक्ट्री के अंदर छापेमारी की। छापेमार कार्रवाई कर फैक्ट्री संचालक थाना केलाखेड़ा निवासी शातिर बदमाश इंद्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह को गिरफ्तार करने के साथ साथ फैक्ट्री में बड़ी तादाद में अवैध असला जिसमें कि 312 बोर के 4 देसी तमंचे, 12 बोर के 3 तमंचे, बंदूक, पूनिया बंदूक समेत जिंदा कारतूस बरामदगी के साथ हथियार बनाने के उपकरण मिले हैं। गदरपुर थाना क्षेत्र में असले बनाने के अपराध में एक व्यक्ति दर्शन सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिससे 9 असलहे बरामद हुए, जिसको देसी कट्टा कहते हैं, जिसमें से कुछ इसके पास कारतूस भी, खाली कारतूस और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए। इन 9 में ऐसे बंदूक हैं जो पौनी के नाम से यहाँ जानी जाती है, वो भी बरामद हुआ है। इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी ली गई। कुल 13 मुकदमे इस पर पहले से पंजीकृत हैं। डोईवाला के सौंग नदी तट पर नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित मोक्ष धाम यानी कि शमशान घाट के संचालन और उचित रखरखाव के लिए समिति का गठन किया गया, जिसमें कि सर्वसम्मति से ईश्वर चंद्र अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया। बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगर पालिका परिषद डोईवाला के सभागार में स्थानीय नागरिकों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नवनिर्मित मोक्ष धाम के संचालन और उचित रखरखाव के लिए स्थानीय नागरिकों से सुझाव लिए गए। साथ ही मोक्ष धाम के अंदर जो आवश्यक सामग्री है उसकी पूर्ति के लिए नीति बनाई गई। वहीं पर स्थानीय नागरिकों के माध्यम से और इनके मध्य मोक्ष धाम सेवा समिति का गठन किया गया, जिसमें कि सर्वसम्मति से ईश्वर चंद्र अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया। आज जो मोक्ष धाम की जो बैठक रखी गई है, उसमें जो नई समिति गठन की गई है, उसमें मुझे सर्व समिति से इस समिति का अध्यक्ष चुना गया है। मैं एक अध्यक्ष होने के नाते इस मोक्ष धाम के लिए जो भी जनता द्वारा सुझाव आएंगे, जो भी कमियां यहाँ पर हमको नजर आएंगी, उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जैसे यहाँ पर विद्युत व्यवस्था है, जैसे यहाँ पर सब वाहन की व्यवस्था है, जैसे यहाँ पर लकड़ी के टाल की व्यवस्था है, इस प्रकार के कुछ जो सुझाव आए हैं उन पर जो है गौर किया जाएगा। जनता के प्रति जो है पूरी समर्पण भावना से इसका कार्य किया। तो सौंदर्यीकरण के लिए हमारी नगर पालिका हमेशा हमारे साथ तत्पर है और जो हमारी कमेटी गठित की गई है उनके सुझाव के द्वारा और अपने पास जो कोर्स होगा, जो अच्छे से अच्छा होगा, अन्य जो हमारे मोक्ष धाम है उनको देख करके उसके अनुसार हम इसकी जो है व्यवस्था बनाएंगे। जनता द्वारा जो है हम रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह चौक स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों के अनुसार गर्भवती महिला को वो आज सुबह अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद परिजनों को जच्चा और बच्चा की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। महिला की हालत बिगड़ने पर
बिना परिजनों को सूचित किए उसे एम्बुलेंस से हार्ट सेंटर भेजा जा रहा था। जब परिजनों ने एम्बुलेंस में महिला को देखा तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। इस पर परिजनों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। क्या मामला है? यहाँ सुबह डिलीवरी के लिए आए थे हम, तो मैडम ने बोला कि बच्चा हमारे लिए, बच्चा और माँ दोनों सेफ थी, हमें पैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने डिलीवरी के दौरान हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद में बोला माँ और बच्चा दोनों सेफ है। तो उसके बाद फिर हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने अपने आप ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर बोला कि इनको देहरादून के लिए रेफर कर दो। तब हमने देखा, हाथ लगाया मैंने, तो बॉडी में कुछ कब लेके आए थे आप? और हमें पेशेंट से मिलने भी नहीं दिया है, कुछ नहीं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। कब लेके आए थे आप? सुबह। अच्छा, बच्चा सेफ है? बच्चा भी अभी देख रहे हैं, अभी जब से आया है वो निकल रहा है। कौन डॉक्टर है यहाँ पर? बताया आपको? डॉक्टर तो बताया नहीं था, डॉक्टर तो तब भाग गए यहाँ से, तब इतना भाग गए। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं इनके ऊपर केस तो ये मुश्किल बंद हो। अब यहाँ मस्जिद में कोई संचालक नहीं है? संचालक कोई नहीं है। लोग फरार हो रहने वाले हम उनको सुबह 8 बजे लेके आए थे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ से उतरे, एम्बुलेंस में से वो अपना आप चल के ऑपरेशन थिएटर तक गई है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑपरेशन कर रहे हैं हम। ऑपरेशन के टाइम हमें थोड़ी देर बिठा के रखा कि आप लोग बैठो, वेट करो यहाँ। हमने कहा हमें अंदर जाने दो, मिलाने दो उनसे, करो नहीं, उसके बाद ही मिलोगे ऑपरेशन। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक बारात के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे के पिता का रुपयों से भरा भाग लेकर वो फरार हो गए। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह के नजदीक दूल्हे के पिता पैदल जा रहे थे और मौका देखते ही बदमाश बैग पर झपटा मारकर भाग गए। वहीं पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है। फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। एसपी देहात का कहना है कि मामला जो है वो उसकी जांच पड़ताल की जा रही है और अन्य जगहों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। कल रात एक शादी में एक व्यक्ति से एक बैग छीनने की घटना हुई है। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कल रात भी किया गया था, लेकिन कई दुकानों के दुकानें बंद हो जाने के कारण सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन नहीं किया जा सका था। टीमें लगाई गई हैं जो चिन्हित करने की कोशिश कर रही हैं कि कौन लोग उस घटना में शामिल हो सकते हैं और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाएगी। उसमें बताया गया है अनुमान के आधार पर पीड़ित के द्वारा, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ है उसमें जिस तेजी से घटनाक्रम घटित हुआ है उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या जो घटना में शामिल लोग हैं वो पूर्व से रेकी कर रहे थे या पहले से ही वहां खड़े थे। ये सारी चीजें अभी जांच का विषय है। फिर क्या पुलिस का खौफ नहीं रह गया? देखिए, विशेष रूप से मैं कहूँ तो निरंतर हर घटना को उतनी ही संवेदनशीलता के साथ पुलिस चेकअप करती है और कार्रवाई करती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो चिंता का विषय है। और इस बारे में तो चलिए अब सीधा देहरादून का रुख करेंगे, जहाँ पर सीएम धामी जो है वो दून विश्वविद्यालय में एक समारोह में संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। संयोजक के नाते भी और आप सभी सभागार में बैठे हुए हमारे श्री रविशंकर जी मुख्य सचिव और हमारे बहुत ही लंबा अनुभव जिनका है और ऐसे विभिन्न सेक्टरों से आए हुए सभी महानुभाव, मुझे बताया गया है कि बहुत सारे क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। हमारे प्रशासनिक क्षेत्रों से भी बहुत लोग हैं और अन्य विभागों से भी हैं और हमारे नवाचार को आगे बढ़ाने वाले हमारे सभी ऐसे विद्यार्थी भी हैं। उन सभी का मैं आज इस कॉन्क्लेव में आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज कौशल और रोजगार जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस कार्यशाला में आप सबके बीच में आकर मुझे भी अत्यंत खुशी हो रही, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर कोई कार्यशाला होनी चाहिए, कोई मंथन होना चाहिए, जिसमें से जो हमारे राज्य के लिए, हमारे सभी नौजवान युवाओं के लिए कुछ निकल कर आए
उस मंथन में से कुछ अमृत निकले और वो सबसे काम है। आज की ये कॉन्क्लेव हमारे युवाओं के कौशल विकास के क्षेत्र में कई नई संभावनाएं, उनके द्वार खोलने के लिए बहुत ही एक मैं कहूँ कि बहुत अच्छी पहल है, महत्वपूर्ण पहल है। इसकी शुरुआत हुई है। मुझे विश्वास है कि ये कॉन्क्लेव न केवल युवाओं को उनके अंदर जितनी स्किल है, क्षमता है, उनको सशक्त बनाने में सहायक होगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रेरित करेगी। जैसा अभी सुंदरम जी जब हमारा यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो बहुत शानदार तरीके से उन्होंने किस प्रकार से हमारे लक्ष्य रखे गए हैं, किन किन सेक्टरों में लोगों ने अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं, किन सेक्टरों को चुनना चाहते हैं। और साथियों, हमारी सरकार भी अपने पहले दिन से ही जो हमारा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है उसको दुगना करने के लक्ष्य को लेकर लगातार कार्य कर रही है। उसके लिए हमने बहुत सारे काम किए हैं। बहुत चूंकि लंबा समय होता तो मीनाक्षी सुंदरम जी उसको और विस्तार से दिखाते, लेकिन कम समय में भी उन्होंने बहुत संक्षिप्त में बहुत सारी बातें बहुत ही हमारे सामने रखी। और जो काम हुआ है इस दिशा में काम करते हुए अभी तक घरेलू सकल उत्पाद जीएसडीपी में 1.3% गुना की अभी तक वृद्धि हुई है, जो कि लगभग अगर मैं बहुत लोगों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो 1.3 गुना की वृद्धि का अर्थ होता है लगभग 33%, 33% होगा। मीनाक्षी कितना होगा? 33। हाँ, ठीक है। हमारे राज्य की जो विकास की गति प्रदान करने के लिए और भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य में रोजगार को, निवेश को आकर्षित करने के लिए हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जो एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो सकता है उसका निर्माण किया गया है। और इसकी पूर्ति के लिए हमने पिछले वर्ष इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था और उस इन्वेस्टर समिट के आयोजन से पहले हमने लगभग 30 के लगभग हमने नई नीतियों को हम प्रचलन में लाए थे, नई नीतियां हमने बनाई थी। और उसके पीछे हेतु यही था कि लोगों के साथ बात करके, उनके साथ संवाद करके, उनके विचारों को लेकर कि किस प्रकार से अधिक हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कैसे अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन हो सकता है। उसमें जो रोजगार करने वाले हैं, जो रोजगार देने वाले हैं और निवेश करने वाले हैं, उनके लिए भी किस प्रकार से हम ऐसी नीति बनाएं कि उनको भी आसानी से हर काम उनको आसानी से यहाँ पर मिल पाए, आसानी से वो अपनी चीजों को आगे बढ़ा पाए। इसलिए हमने 30 के लगभग नीतियां बनाई। मुझे खुशी है कि इस कदम से हमारे बहुत सारे सकारात्मक परिणाम हमको दिखाई दिए। और सबसे पहले तो ये हुआ कि भाई लगभग 3,54,000 करोड़ के हमारे एमओयू भी हुए। उसमें एक बड़ी ग्राउंडिंग भी आज हमारी चालू है और हमें पूरा भरोसा है कि आगे चलकर एक बड़ी ग्राउंडिंग हमारे यहाँ होगी, क्योंकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम रुक नहीं रहे हैं। हम लगातार अपने पीछे के अनुभव जो खट्टे मीठे कई बार होते हैं उनसे भी प्रेरणा लेकर, उन अनुभवों से भी कुछ सबक लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और रोजगार देने में भी हमारा राज्य देश के सभी राज्यों में एक अच्छा रिकॉर्ड हमारा हुआ है। हमने 4.4% की बेरोजगारी दर में कमी लाकर जो राष्ट्रीय औसत है उसको भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं आज राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना तक की वृद्धि हो चुकी है। और अभी सोनिया जी ने बताया कि हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि नीति आयोग की सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमने एसपीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2023-249 में हमारे राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। विकास की वर्तमान गति को देखकर मैं कह सकता हूं कि अगले 5 वर्षों में हम राज्य की जीएसडीपी को दुगना करने के साथ साथ कौशल विकास और रोजगार सृजन में भी उल्लेखनीय कार्य करेंगे। हम तेज गति से आगे बढ़ेंगे और जो लक्ष्य हमने तय किए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। साथियों, आज मैं इस बात और कहना चाहता हूं
कि भारत आज पूरी दुनिया दून विश्वविद्यालय से सुन रहे थे। अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर एक और समारोह में उन्होंने शिरकत की है। आप सुनिए उस समारोह के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। दिनेश गौड़ जी, राजेश सिंह योगी जी, हुकुम सिंह जी, हुकी भाई, कुंदन सिंह जी, सतेश्वरी देवी जी, सदस्य केंद्र पंचायत प्रेम खिलाड़ी जी, संजय रावत जी, हमारी महिला मंगल दल की अध्यक्ष, युवक मंगल दल के अध्यक्ष, सभी स्वयं सहायता समूह से आई हुई सभी हमारी बहनें, पूरे ग्राम सभा के सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरे युवा साथी, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे पत्रकार मित्रों एवं सहायकार बंधु, सबसे पहले तो आप सब लोगों ने मेरा यहाँ पहुंचने पर बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, बहनों ने तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया, बड़े बुजुर्गों ने अपनी शुभकामनाएं दी। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। आप सबका मैं भी अपनी तरफ से हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि हर ग्राम सभा हमारी मजबूत होनी चाहिए, विकास की दृष्टि से हर प्रकार का विकास वहां पहुंचना चाहिए। और क्योंकि मुझे आज आपके बीच में तो आप गैस पहले से सुन रहे थे पुष्कर सिंह धामी को, जो कि एक समारोह में वहां पर शिरकत उनके द्वारा की गई और जो वहां पर लोग मौजूद थे उनको संबोधित किया गया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।